नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और ये पार्ट 1 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, क्या आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने तो उन्हें शपथ किसने दिलवाई है? अब देखिए, हालांकि हमारे नियम इस तरह से हैं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन आपको क्या डेट के बारे में अंदाज़ा है कि राष्ट्रपति वो कब बने? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950। डेट बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। आपको पता है कि 28 ठीक 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ही 28 जनवरी को आया है तो बनी बात है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो भी 28 जनवरी को ही बना होगा। और हमारे राष्ट्रपति जो है वो तो भैया 26 जनवरी यानी 2 दिन पहले बन रहे हैं। तो जब ये 2 दिन पहले बन रहे हैं तो फिर इनको शपथ किसने दिलवाई है? और फिर हमारे नियमों को क्या हुआ जिसमें कहते हैं कि सीजेआई इनको शपथ दिलाएगा? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कहाँ चले गए भैया? तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ पीछे। आप सभी ने सुना होगा कि हरीलाल जे कानिया, ये मालूम होगा आप सभी को, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है सुप्रीम कोर्ट के? भैया वो है हमारे हरीलाल जे कानिया। लेकिन ये तो 28 जनवरी को बने होंगे ना। तो अब 26 जनवरी का मामला कैसे सुलझाया जाए? 26 जनवरी को राष्ट्रपति जब बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्हें शपथ किसने दिलाई है? उनको शपथ हरीलाल जे कानिया ने ही दिलाई है, जो कि हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये कैसे कन्फ्यूजन हो रहा है? 28 तारीख को वो बन रहे हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो तभी बनेंगे जब सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो फिर 26 जनवरी को कैसे जा करके 2 दिन पहले कैसे ये शपथ दिला देंगे? दोस्तों, हरीलाल जे कानिया उस समय भी चीफ जस्टिस ही थे। अब ये कैसे तय किया जाएगा चीफ जस्टिस थे कि नहीं? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले सकता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर ध्यान देना है ना, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये वो समय है जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान की गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा। और ठीक 1 साल बाद यानी 1774 में कलकत्ता में, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया। देखिए ये था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो लॉर्ड इम्पे थे, है ना, लॉर्ड इम्पे, आप नाम देख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1773 रेगुलेटिंग में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान रखा गया था और 1774 में इसको स्थापित करके इसके सबसे पहले चीफ जस्टिस यानी कौन बनते हैं? लॉर्ड इम्पे बनते हैं। लेकिन 1935 भारत शासन अधिनियम, भाई इसके तहत भी एक कोर्ट बनाया गया था, न्यायालय बनाया गया था। वो कौन सा न्यायालय था? वो था संघीय न्यायालय, इंग्लिश में कहते हैं फेडरल कोर्ट, ठीक है। अब ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनते हैं ये। और ये जो फेडरल कोर्ट है, देखिए ये फेडरल कोर्ट है, ये अपेक्स कोर्ट नहीं है। अपेक्स मतलब टॉप का कोर्ट नहीं है। टॉप का कोर्ट ये वाला था जो अभी आपने पढ़ा 1773 वाला। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों टॉप का कोर्ट नहीं था? क्योंकि इसके खिलाफ ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में जो है अपील की जा सकती थी। कहने का मतलब ये दोस्तों, मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट है अगर आज का हमारा, अगर वो कोई निर्णय देता है तो उसके निर्णय के खिलाफ कहीं पर भी याचिका दायर नहीं होती कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना भाई। फिर तो सुप्रीम किस बात का हुआ? ठीक है भाई, जैसे हाई कोर्ट में कुछ मामला होगा तो हाँ, हाई कोर्ट के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर कहाँ जाओगे? समझ पा रहे हैं आप, है ना? उसके मामले को वहीं पे सुनना पड़ता है, मतलब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो संघीय न्यायालय है ये एपेक्स कोर्ट नहीं था, यानी टॉप का कोर्ट नहीं था। इसमें जो भी निर्णय दिए गए उन्हें चुनौती दी जा सकती थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। उस समय हम पर राज चल रहा था तो लंदन में प्रीवी काउंसिल था, वहाँ पर उसे अपील की जा सकती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ये ऊपर वाला था, ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली में था, ये देखिए दिल्ली में था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर। और आपको पता है दोस्तों, 1935 से बना ये जो संघीय न्यायालय है जो दिल्ली में है, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर हैं। इसके चौथे मुख्य न्यायाधीश का मालूम है आपको कौन है चौथे मुख्य न्यायाधीश? भाई ये पहले थे, दूसरे, तीसरे, चौथे कोई बने होंगे और चौथे इसके अंतिम थे। और वो कौन थे साहब? और वो थे हमारे हरीलाल जे कानिया। समझ पा रहे हैं आप? हरीलाल जे कानिया। हरीलाल जे कानिया संघीय न्यायालय के यानी कि फेडरल कोर्ट के आखिरी जज थे, है ना। और ये देखिए ज़रा, यही था वो 26 जनवरी 1950 जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लेने वाले थे राष्ट्रपति उसकी। तो इनको शपथ कौन दिला रहा था उस समय? हरीलाल कानिया। लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उस समय न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, वो उस समय 1935 अधिनियम के तहत बना हुआ संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी चौथे नंबर के थे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हरीलाल जे कानिया जो कि पहले
जो कि संघीय न्यायालय के चौथे और अंतिम न्यायाधीश बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ दिलाई, और यही हमारे 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। समझ गया ना, संघीय न्यायालय खत्म कर दिया और उसकी जगह पर हमने फिर 28 जनवरी 1950 को बिल्कुल अपना सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो बनाया। और उसके लिए सबसे पहला जज वापस से हमने किसको नियुक्त किया? वही हरिलाल जे कानिया को नियुक्त किया। तो समझ गया ना। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शपथ खा रहे थे तब हरिलाल जे कानिया इनको शपथ दिला रहे थे। वो मुख्य न्यायाधीश थे लेकिन वो संघीय न्यायालय के थे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। फिर 2 दिन बाद इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन लिया था। और हरिलाल जे कानिया उन लोगों में से हैं, सिर्फ 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे हैं दोस्तों, उनमें हरिलाल जे कानिया भी आते हैं और एक सब्यसाची आते हैं। आपने दोनों का नाम सुना होगा, हरिलाल जे कानिया और सब्यसाची। मैंने इन दोनों का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी हैं। अगर कहीं अटक गए हैं तो इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए मैंने क्या कहा, 2 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनमें कि हरिलाल जे कानिया, रिपीट करता हूँ आपके लिए, संघीय न्यायालय बनाया गया दोस्तों, फेडरल दिल्ली में उसका कोर्ट रखा गया। ठीक है, देखिए मैं एक बार वापस से बोलता हूँ आपके लिए सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना, 1774 में से स्थापित कर दिया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? लॉर्ड एम्पे। फिर मैंने देखा कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत फेडरल कोर्ट बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया। इसका पहले किसको बनाया गया? मॉरिस गोयर को बनाया गया। और चौथा कौन बने? और चौथा ही अंतिम रह गए, और वही कौन थे? हमारे कानिया साहब थे। ठीक है, कानिया साहब इसके अंतिम थे, और इसी चौथे और अंतिम रहते हुए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी को शपथ दिला दी। फिर 2 दिन बाद 28 जनवरी को हमारा ये संघीय न्यायालय हटा करके सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 28 जनवरी को, और कानिया जी को ही प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया। और कानिया लाल जी और सव्यसाची ऐसे 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया। ये बात क्लियर हुई दोस्तों? तो इतनी मैंने बात आपको बताई है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, तो ये सब आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आखिर है कहाँ? भाई आर्टिकल 124 आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसी में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं? 1+30 कहा जाता है ना, 1+30, टोटल 31 जज है। उनमें से जो एक होता है उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी होते हैं अन्य जजेस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, मुख्य न्यायाधीश अलग और ये बाकी के जजेस अलग। ठीक है, तो 30 जजेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और मुख्य जज जो होते हैं वो एक ही होता है, इसीलिए 1+30 कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुख्य आर्टिकल में, संविधान में मूल रूप से ओरिजिनल जो आर्टिकल में लिखा है वो क्या लिखा है? 1+7 लिखा हुआ है। यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, CJI मुख्य न्यायाधीश होगा, और बाकी 7 जजेस होंगे। तो फिर आज 30 कैसे हो गया? क्योंकि दोस्तों इसी आर्टिकल में लिखा है कि समय समय पर संसद कानून बना करके जजेस की, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या जो है वो उस पर बढ़ोतरी की जा सकती है। तो 1986 में हमने बढ़ोतरी, 1986 से 2009 तक हमारे पास 26 हो चुके थे, और फिर 2009 में इसे 25 से बढ़ा करके 5 और बढ़ा दिए, 30 हो गए। तो आज हमारे पास टोटल कितने हो गए? 31 जज हो गए। ठीक है, तो उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कौन कौन बन सकते हैं, है ना, इसकी कौन कौन बना जा सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अगेन आर्टिकल 124 उठा लीजिए। देखिए दोस्तों, इसकी सिर्फ 2 ही क्वालिटी है और 2 ही आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो भारत का नागरिक हो, जिसको भी चीफ जस्टिस नहीं, सिर्फ न्यायाधीश बनना है। अगर जज भी बनना है, भाई 1+30 वाला मामला है ना अब तो। और याद रखिए, क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिनल आर्टिकल में कितने लिखी हुई हैं, कितने जजेस की संख्या दी गई? तो याद रखिए 1+7 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसे बढ़ाते बढ़ाते आज हमने 30 कर दिया गया है, लेकिन ये वहाँ लिखा नहीं है। लिखा कितना है? 1+7 लिखा गया। तो क्वेश्चन याद रखिए, एक बार जेल प्रहरी में ये आया भी था, तो आपको इसका ध्यान भी रखना है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कौन बन सकता है। तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहली क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, है ना, और ये जो दूसरी चीज़ है ना, इसमें या करके 2 चीज़ें लिख दी गई हैं। मतलब या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या या है, पहले उनको सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा है कि जिसको भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर इन्हीं में से चुना जाता है। जिसको भी जज बनना है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, साथ साथ कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, है ना। मतलब हमारे पास आज 24 हाई कोर्ट हैं, तो 24 हाई कोर्ट में से किसी न किसी कोर्ट में वो जज के रूप में कितने 5 साल तक काम किया हो। अगर वो 5 साल तक काम किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लायक है। लेकिन मान लो मैं 5 साल तक भाई जज नहीं रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो भाई दूसरी क्वालिटी भी है, उन्होंने कहा ना या लिखा हुआ है, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये फिर होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरा पॉइंट देख लो यहाँ पे,
तो फिर भैया क्या होना चाहिए, तो भाई अगर वो जज नहीं रहा है 5 साल तक, तो फिर वो 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील, तो वकील कह लो चाहे अधिवक्ता कह लो चाहे एडवोकेट कह लो, मतलब उसने वकालत करी हो, बस वकालत करी हो 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में। 24 हाई कोर्ट हैं हमारे भारत में टोटल, अलग अलग राज्यों में, तो उनमें से किसी भी एक कोर्ट में उसने कम से अरे कहीं पर भी भैया फर्क नहीं पड़ता, 10 वर्ष तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो, एडवोकेसी की हो, तो वो भी बन सकता है। और मान लो भैया मैंने 10 साल तक नहीं किया, तो अब मैं क्या करूं, और ना ही मैं 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हूं, ना ही मैंने 10 साल तक वकालत की है, अब मैं कैसे बनूं अगर मुझे बनना है तो भैया फिर एक अंतिम तरीका बचा है, और वो है राष्ट्रपति की नज़र में विधि की पारंगत जानकारी रखने वाला होना चाहिए। मतलब अगर आप विधि के जानकार हैं राष्ट्रपति की नज़र में, तो भी राष्ट्रपति आपको नियुक्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब बारी आती है, सर इनमें से क्या राष्ट्रपति के हिसाब से कभी कोई बना है आज तक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? दोस्तों आज तक एक भी व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में विधि में पारंगत वाले इस हिस्से से, यानी इस थर्ड पॉइंट से, आज तक कोई भी व्यक्ति को जज नहीं बनाया गया है। जो भी बने हैं सारे के सारे इन्हीं दोनों में से बने हैं, या तो उन्होंने 10 सालों तक वकालत की है, या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हैं। लेकिन तीसरा वाला पॉइंट कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि बाकी में क्या हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी तक हमारे पास कितने जजेस हैं, महिलाओं में कितने जजेस पहुंचे हैं हमारे पास। अब तक सिर्फ 7 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी हैं। याद रखिए दोस्तों, कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ये डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप एग्जाम में कई बार गलती कर देते हैं। देखिए, कोई भी महिला आज तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हुई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो जज जरूर बनी है। और ये याद है ना, 1+30 वाला मामला है, यानी कि इस 1 में आज तक कोई महिला नहीं आई है, लेकिन वो हमेशा 30 में रही है। अब आप बोलेंगे सर हमने लूसेंट में और हर जगह पढ़ा है कि पहली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश फातिमा बीवी। तो याद रखिए दोस्तों, वो न्यायाधीश है, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में थी और पहली भी हैं, लेकिन वो इन 30 में आती हैं। उन्हें कभी भी नंबर 1 नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि पहली महिला न्यायाधीश, देखिए ध्यान से देखिए, मुख्य नहीं पूछा जाएगा। कभी अगर मुख्य लिखा हो तो हमेशा 0 लगाइए वहाँ पर, है ना। वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, 0 क्या लगाइए, मतलब नन ऑफ दीज हो सकता है। लेकिन हाँ, पूछा है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई है, तो आपको कहना है फातिमा बीबी। फिर फातिमा बीबी के बारे में आपको और भी ध्यान रखना है कि फातिमा बीबी जब यहाँ इन 30 में से रिटायरमेंट लिया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, जज के पद से, तो फिर उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था तमिलनाडु का, ठीक है दोस्तों। तो वो तमिलनाडु की राज्यपाल बनी थी। जैसे कि अभी हमारे, आपने देखा होगा 2014 में जो रिटायर हुए थे पी सदाशिवम, जानते होंगे आप सभी, वो सीजेआई थे हमारे। वो जब रिटायर हुए तो उन्हें कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? केरल राज्य का राज्यपाल बनाया गया उन्हें, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, ये हमारे 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो याद रखिए, 2 जो मरे पद पर रहते हुए दिवंगत हो गए, वो हरिलाल जय कानिया थे और सव्यसाची थे। 2 जो राज्यपाल बने, है ना, रिटायरमेंट के बाद, एक तो सबसे पहली महिला, हमारी सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जो रही हैं फातिमा बीबी, वो कहाँ की बनी? तमिलनाडु की बनी। फिर हमारे 45वें सदाशिवम जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर वो जब रिटायर होते तो उन्हें कहाँ का बनाया गया? उन्हें राज्यपाल बनाया गया केरल राज्य का। तो क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे करके अपने पास आंकड़े रखिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अब तक कितनी महिलाएं बन चुकी हैं? 7 महिलाएं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी करंट में 2 महिलाएं हैं, एक है आर भानुमति और एक इंद्रावती, ठीक है दोस्तों। इनका नाम भी याद रखिए क्योंकि ये ज़रूरी है ना। इंद्रावती बोल रहा हूँ, सॉरी, एक आर भानुमति हैं और एक इंदु मल्होत्रा हैं। ये 2 महिलाएं हैं अभी जो करंट में सुप्रीम कोर्ट में हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 2-2 के आंकड़े आ रहे हैं, 2 जो पद पे रह के मरे, 2 जो राज्यपाल बने, ठीक है। उनमें से पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी तमिलनाडु की, पी सदाशिवम 45वें सीजेआई हमारे मुख्य न्यायाधीश, और वो बने केरल राज्य के। और अब 2 महिलाएं अभी करंट में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। अब आपके दिमाग में ये आएगा, इंदु मल्होत्रा जो कि 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बनाई गई, क्या आपको पता? अब आप सोचिए ना कि इनको अगर बनाया गया तो ये तो ठीक है कि ये भारत की नागरिक है, लेकिन जो दूसरी वाली क्वालिटी है उसमें तो 3 चीज़ें दी गई हैं कि या तो वो 5 साल तक वकालत की हो हाई कोर्ट में, या तो वो 10 साल तक भैया सॉरी या तो 5 साल तक वो जज रही हो हाई कोर्ट में, या 10 साल तक वकालत की हो हाई कोर्ट में, या राष्ट्रपति की नज़र में हो। तो राष्ट्रपति की नज़र में तो आज तक कोई नहीं बना, तो ये भी उसी में नहीं है। तो अब इन दोनों में से कौन सा वाला मामला इंदु मल्होत्रा का है? देखिए दोस्तों, इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर रही थी पिछले 10 सालों से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में ये वकील थी लेकिन अब ये जज है,
ठीक है, क्योंकि जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है 30, तो उन 30 में से अब ये एक है। तो इन्हें किस कोटे से बनाया गया है? क्या आपको लगता है कि ये वाला कोटा इस्तेमाल किया गया 5 साल हाई कोर्ट में जज होना चाहिए? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रही है। तो फिर कौन सा वाला इस्तेमाल किया गया होगा? उनके लिए इस्तेमाल किया गया सेकंड पॉइंट, यानी कि 10 साल तक किसी भी कोर्ट में। अब यहाँ हाई कोर्ट लिख दिया जाता है, पर इसका मतलब किसी भी कोर्ट का होता है, यानी कि 10 साल तक किसी भी कोर्ट में अगर वकालत की है तो वो भी जो है पात्र होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के। तो इन्हें सेकंड वाले कोटे से, इंदु मल्होत्रा जी को, कि भैया 10 साल तक किसी भी कोर्ट में इन्होंने वकालत की है, उस कोटे से इन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया और इनकी गिनती अब 30 जजेस में होती है। ठीक है दोस्तों, और एक और है आर भानुमति। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये जो 10 साल वाला है, जो दूसरी पात्रता है, देखिए पहली पात्रता मैंने क्या बताई आपको कि 5 साल तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, दूसरी पात्रता क्या बताई कि 10 साल तक किसी भी कोर्ट में वकालत करनी चाहिए, है ना। तो क्या 10 साल तक वकालत करने वाले में कोई ऐसा पहला व्यक्ति है कि पहली इंदु मल्होत्रा ही है? दोस्तों याद रखिए, इंदु मल्होत्रा पहली महिला हैं जिन्हें 10 साल के कोटे वाले से जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये जो देखिए हमने जो बात की ना कि ये वाली कि भारत का नागरिक होना चाहिए और ये 3 पॉइंट है, तो नीचे वाले से तो कभी कोई बना नहीं कि राष्ट्रपति की नज़र में कोई विधि में पारंगत हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया हो। वो तो सिर्फ 2 तरीके से बनाएगा भी है, या तो 10 साल तक किसी कोर्ट हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की है, या फिर 5 साल या फिर 5 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट में जो है वो जज है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से पहला कौन है? तो याद रखिए 10 साल से हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे ऐसे पहले व्यक्ति थे SM सीकरी, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, SM सीकरी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि 10 साल तक एक हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे और फिर उन्हें इस कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जो है आज जज बना दिया गया, सॉरी मतलब उस समय जो है जज बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे, ये मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। इन्होंने ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपने सुना होगा, है ना। इस मंदिर के केशवानंद भारती एक मंदिर के पुजारी थे, है ना, उस मठाधीश थे के, लेकिन केरल राज्य ने क्या किया कि उनके मंदिर की ज़मीन का उपयोग कर लिया था, है ना, वो उसे मैनेज करने लगे थे। केशवानंद जी ने केस दर्ज किया कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता मुझे मिली हुई है, मालूम है ना आपको, मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने जो है संपत्ति का, मंदिर से जुड़ी हुई संपत्ति का या धर्म से जुड़ी हुई संपत्ति का मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये तो इन्होंने इस आधार पर जो है केरल राज्य के ऊपर केस दर्ज कर दिया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अब केरल राज्य तो केरल सरकार कह लो चाहे भारत सरकार कह लो, तो वो वहाँ पे हुआ था, है ना। तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? SM सीकरी। और ये SM सीकरी साहब कैसे बने थे सुप्रीम कोर्ट में जज, कैसे बने? क्योंकि ये 10 साल तक हाई कोर्ट में जो है वकालत कर रहे थे, तो इस कोटे से इन्हें यहाँ पहुँचाया गया सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। तो ये पहले 30 में आए और फिर 30 में भी फेमस हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बने तो इन्हीं के टाइम पे केशवानंद भारती मामला हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सारी बातें मैंने जो आपको बताई हैं। हाँ, लेकिन पूछा जाए कि 10 साल से कोटे से, ये जो 10 साल के कोटे से पहली महिला कौन है जो ऐसी बनी है, तो वो पहली महिला है इंदु मल्होत्रा। ठीक है दोस्तों, इंदु मल्होत्रा पहली महिला हैं और पहले पुरुष हैं SM सीकरी, और ये पहले पुरुष के साथ साथ पहले व्यक्ति भी हैं, ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, पहले व्यक्ति पहले पुरुष, है ना, लेकिन पहली महिला पूछा जाए तो इंदु मती कहिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात आपकी। चलिए, है ना, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया बाकी फातिमा बीबी जी के बारे में। अब चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि इनकी नियुक्ति आखिर कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखिए मैं आपको पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि आपको मालूम है कि जजेस की, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन इतना ऐसा नहीं होता, आर्टिकल 124 साफ साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है ना। ये ऐसा एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है। अब होता क्या है प्रैक्टिकल में, होता ये कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला देते हैं, और फिर जो बाकी के 30 जजेस हैं उनको CJI शपथ दिला देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है भाई, इनको भी तो इन्हीं को दिलाना चाहिए। तो साफ साफ लिखा है ना 124 आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट या तो चाहे तो खुद 31 के 31 को अलग अलग शपथ दिला सकते हैं, और अगर वो चाहें तो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं कि मेरे बिहाफ में तुम बाकियों को शपथ दिला दो। तो वो क्या करते हैं भैया, पागल नहीं बनेंगे वो कि 31 को वो शपथ दिलाते रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब मेरे पास आर्टिकल में इतनी सुविधा है तो मैं सुविधा का उपयोग करूंगा। तो वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिला देते हैं और फिर नियुक्त कर देते हैं भैया कि तुम अब मेरे बिहाफ में बाकी 30 जजेस को जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्हें शपथ दिलाओ। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। तो ऐसे काम होता है। अब देखिए
लेकिन ये तो शपथ की बात हो गई कि मैंने आपको शपथ बता दिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नियुक्ति जब प्रेसिडेंट करते हैं तो आपको क्या पता है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं दोस्तों जिनकी नियुक्ति के पहले उनके संदर्भ में एक अधिपत्र जारी होता है, जिसे वारंट कहते हैं। ये गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, ये नियुक्ति पत्र होता है। अब ये बात क्वेश्चन आ चुका है तो अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति के पहले वारंट जारी करते हैं, है ना। तो याद रखिए, हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति के पहले अधिपत्र जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनके भी पहले राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करते हैं। राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो उसके भी पहले एक अधिपत्र जारी होता है। और जो कैग होता है हमारा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, इसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चार चीज़ मैंने बताई आपको, है ना, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, राज्यपाल और आपके कैग, ये दोस्तों ये चार चीज़ें याद रखिए। इनकी जब भी इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति इनको दिला सकता है। ठीक है, इनको कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे वो इनको शपथ दिला सकता है, याद रखिएगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इन सबकी नियुक्ति के पहले अधिपत्र जारी होता है। एक सवाल आया कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने से पहले जो अधिपत्र जारी करते हैं उसे पढ़ता कौन है, तो याद रखिए दोस्तों, उसे पढ़ता है चीफ सेक्रेटरी, है ना। ये याद रखिएगा, उसे चीफ सेक्रेटरी पढ़ के सुनाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बात हो गई कि अधिपत्र जारी होता है। अब मैं आपसे बात करूं कि सर नियुक्ति करते वक्त क्या किसी से परामर्श वगैरह किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। प्रेसिडेंट हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऐसे जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस, ये देखिए दोनों जजेस से बात कर रहा हूँ, जिनसे भी प्रेसिडेंट को विचार विमर्श करना आवश्यक समझ में आएगा, उनसे वो क्या कहते हैं विचार विमर्श कर जजेस की नियुक्ति करेंगे। दोस्तों ये देखिए एग्जैक्ट लाइन जो लिखी मैं वही पढ़ रहा हूँ आपके लिए। प्रेसिडेंट क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऐसे जजेस जिन्हें उन्हें लगता है कि वो काबिल हैं, या फिर हाई कोर्ट के, हाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आते हैं उसमें, हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं उसमें, तो उनसे विचार विमर्श करके जिससे वो पसंद करेंगे, विचार विमर्श करने के बाद वो जो है नियुक्ति कर सकते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि वो मुख्य न्यायाधीश जो उस समय होंगे तत्काल रूप से, उससे भी विचार विमर्श करेंगे। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। अब देखिए, क्योंकि ये विचार विमर्श वाला मामला है, नियुक्ति वाला मामला है, तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कॉलेजियम सिस्टम में, है ना। देखिए जरा किस किस तरह से इसमें बदलाव हुआ है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है यहाँ पर आते हुए। अब देखें हुआ क्या दोस्तों कि 1950 से लेकर के 1993, ठीक है, जब 1993 तक राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर जजेस की नियुक्ति की जाती थी, मतलब उनकी सलाह पर नियुक्ति करते। आपको मालूम ही है राष्ट्रपति जो है वो भाई जो भी काम करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ 1993 तक मंत्री परिषद, यानी कि सोचिए अगर आज पीएम मोदी हैं, अगर आज ये नियम होता, हालांकि आज अब ये नहीं है अभी, तो सोचिए जरा, मतलब पीएम मोदी जिसे चाहते या हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते वो जिसे चाहते वो उसे ही भाई बनवा लेते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, बिल्कुल जजेस बना लेते हैं भाई। तो फिर इसमें न्याय में पारदर्शिता कहाँ रहेगी भाई? फिर तो सरकार, अगर मान लो सरकार के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ तो भैया सुप्रीम कोर्ट में जज है वो तो सरकार के से ही मिला हुआ है भाई, वो उनसे ही मिल के आया हुआ है कि भाई ये तो उनसे ही बना हुआ है, तो ये मेरे क्या केस सुनेगा, तो रफा दफा कर देगा। तो इसको हमेशा अलग रखना चाहते थे, तो ये गलत था दोस्तों, लेकिन ये था दोस्तों, ये गलत था, लेकिन यही चल रहा था। और ये देखिए 1950 से लेकर 1993 तक ये चलता रहा। मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है जजेस की नियुक्ति करते रहे, और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये खिलाफ था तो मैंने कहा ना 1993 तक था, तो किसी न किसी बंदे को तो ये बुरी लगी होगी, और जिसको बुरी लगी और वो ये रहा भैया SP गुप्ता साहब। और ये देखिए यहाँ पर एक केस दायर हो गया, ठीक है। SP गुप्ता जी ने तुरंत भारत सरकार के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया। 1982 इस मामले को कहा जाता है ना, 1982 कहा जाता है। और देखिए दोस्तों इस केस के, ये जो केस है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन के मैंने दोनों आंसर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, इनमें से बहुत सारे केसेस लिख दिए जाएंगे आपके सामने ABCD में, और आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट जजेस केस किसे कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ही फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है, और इसी को जजेस ट्रांसफर केस भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट जज केस तो समझ में आता है कि हाँ भाई हो सकता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो नियुक्त कर रहे हैं, मतलब अपनी सलाह पर राष्ट्रपति को जो है नियुक्त करवा, राष्ट्रपति से जो है नियुक्त करवा रहे हैं चीफ जस्टिस को,
है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो अब इससे इससे क्या फिर करना होगा, तो इसमें और क्या था, ये ट्रांसफ़र वाला क्यों कहा इसे, भाई इस केस को दो नाम से क्यों जानते हैं, फर्स्ट जज केस क्यों कहते हैं और जजेस ट्रांसफ़र केस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हुआ क्या था, देखिए मामला क्या था। कुछ जजेस के जो हाई कोर्ट में जो जजेस थे उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए, है ना, उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। जैसे मान लीजिए कोई जबलपुर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, तो उसे राजस्थान के कहीं कोर्ट में भेज दिया गया, है ना, और रायपुर के बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में भेज दिया गया, तो ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो आप बोलेंगे सर ठीक तो है, ट्रांसफ़र तो होना ही चाहिए, इसमें क्या एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या, लेकिन दोस्तों ट्रांसफ़र होने का एक नियम होता है, और वो नियम लिखा हुआ आर्टिकल 222, ये देखिए अनुच्छेद 222 साफ साफ कहता है कि अगर आप राष्ट्रपति किसी का भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श यानी कि विचार विमर्श करना होता है। लेकिन इन्होंने विचार विमर्श नहीं किया, बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विचार विमर्श से इन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया, और यही बात नहीं अच्छी लगी एसपी गुप्ता साहब को, तो उन्होंने केस दर्ज कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ में, है ना। अब इस केस में देखिए हुआ क्या, जो हमारा फर्स्ट जजेस केस था, जिसे हम ट्रांसफ़र केस भी कहते हैं, है ना, तो ये देखिए, तो एसपी गुप्ता साहब ने ट्रांसफ़र के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया और ये फिर ख़त्म हुआ वहाँ पर। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ठीक है चलिए ट्रांसफ़र का मामला था तो वो तो आपने ख़त्म कर दिया, तो याद रखिए दोस्तों जो ट्रांसफ़र वाला मामला था वो किस में गया है, फर्स्ट जजेस केस, है ना, जिसे एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं, बनाम इतना। एसपी गुप्ता को क्या क्या कहा है मैंने, फर्स्ट जजेस केस भी कहा है और इसी को मैंने जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहा है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान सुनिए। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए ये फर्स्ट जजेस केस था, इसका मतलब सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, सब पर बात करने वाले हैं। और अब अपन पहुंच चुके हैं सेकंड जजेस केस के ऊपर। और सेकंड जजेस केस क्या है दोस्तों, जो आपको बहुत देर से खटक रही थी, बताइए ज़रा कौन सी बात थी वो यही थी कि सर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो फिर पारदर्शिता कैसे रहेगी न्यायालय में, कैसे हम मान लेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है। तो इसके खिलाफ आया, और इसके खिलाफ किसने याचिका दायर की दोस्तों, इसके खिलाफ याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। देखिए बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग, मतलब जो भी एडवोकेट बनते हैं वो अलग अलग विभाग में होते हैं। उनमें से एक विभाग जिसका नाम ये रहा, स्कारा। स्कारा का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। मैंने कहा ये एक विभाग है दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, है ना, बहुत सारे विभागों के नाम है, तो उनमें से ये वाला विभाग जो है ये भैया गुस्से में आ गया। इसने बोला नहीं यार ये तो गलत बात है भाई, अगर मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही सब बनेंगे तो फिर तो भाई वही लोग बनेंगे जो उनकी चाटुकारिता कर सकते हैं, जो उनको जानते पहचानते हैं, वो वही लोग बनेंगे और वो लोग उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो फिर तो बस हो गया काम भैया, फिर तो जस्टिस रहा ही नहीं, फिर तो करप्शन है यहाँ पर सारा कुछ, है ना, किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इन लोगों ने कहा कि भैया ये गलत बात है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन लोगों ने केस दायर कर दिया और केस का नाम क्या बना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ 1993, ये मामला, ठीक है। और इसमें क्या किया इन्होंने कि ये जो प्रचलित चल रही थी ना ये मंत्रिपरिषद वाली, इसे ख़त्म करवा दिया, ठीक है। आप समझ रहे क्या हुआ कि 1993 तक जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जजेस बना देते थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, अब वो बंद हो गया, ख़त्म कर दिया गया, समझ गए। तो ये देखिए इसीलिए इसे ही ये जो दूसरा केस देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं सेकंड जजेस केस। पहले किसे कहा जाता है, एसपी गुप्ता वाले को, जिसमें ट्रांसफ़र पर बात आई थी। इसमें मंत्रिपरिषद वाले जो सलाह दी जाती थी उसे ख़त्म कर दिया गया, है ना, और इसे कहा गया सेकंड जजेस केस। क्लियर है दोस्तों। तो फिर किस चीज़ को बनाया गया, अगर ये भी ख़त्म कर दिया गया तो जैसे ही मंत्रिपरिषद वाला ये ख़त्म हुआ तो जन्म लेता है कलेजियम सिस्टम। इन्होंने कलेजियम सिस्टम बनाया, और ना कलेजियम सिस्टम क्या था दोस्तों, इसमें इन्होंने 5 सदस्य रखे। मैं बता देता हूँ आपको कलेजियम सिस्टम से कैसे काम होता है। 5 सदस्य रखे गए, है ना, आप इसे 1+4 कह सकते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष कोई और नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि कलेजियम सिस्टम होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। अब देखिए सीजेआई जो होते हैं ये नंबर 1 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, फिर इनके बाद नंबर 2 होंगे, नंबर 3 होंगे, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। तो ये 4 बच गए, समझ गए ना, एक को तो छोड़ दो, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये 4 जो हैं ये इनको मिला करके बनेगा कलेजियम सिस्टम। मतलब सिर्फ 5 लोग रहेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फिर इनसे नीचे जो रैंक में होंगे 2nd 3rd 4th और 5th, ये सारे। तो ये ग्रुप जो है ना, किसी को भी ये ग्रुप जो है एक बंदे का नाम आगे करेंगे अपनी पूरी बहुमत के साथ और उस नाम को फिर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे और राष्ट्रपति फिर उस बंदे को जज नियुक्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि ये 1993 का मामला है, बिल्कुल चलता रहा 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया भैया ये कलेजियम सिस्टम
अपने आप में चुनते थे एक को, राष्ट्रपति के पास नाम भेजते थे, राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देते थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज, जहाँ भी मांग की गई होगी। 1998 आता है, ठीक है। अब देखिए जरा 5 साल बाद ठीक क्या हुआ, हमारे राष्ट्रपति बने KR नारायणन, ठीक है भैया। इनको कॉलेजियम सिस्टम ने भाई भेजा एक नाम, ठीक है। तो इनके दिमाग में आई कि मेरे पास आर्टिकल 143 है। अब आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सुझाव लेने के लिए जो है अधिकार देता है, ठीक है। अब सुझाव देने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। और उनके दिए हुए सुझाव को राष्ट्रपति भी चाहे तो मान सकते हैं और चाहे तो नहीं मान सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि KR नारायण साहब ने इस कॉलेजियम सिस्टम से जो व्यक्ति का नाम उनके पास आया कि इसे जज बना दीजिए, इनने जो है पूछ लिया। इनने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत पूछा कि मान लीजिए सर, मान लीजिए कि आप जो नाम भेज रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि सर आप ये कर सकते हैं कि आप हमें उस नाम को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो हम उसे पुनर्विचार करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमने पुनर्विचार करके दोबारा उसी का नाम आपके पास भेजा तो फिर आपको उसे नियुक्त करना पड़ेगा। ये बात हुई दोस्तों, क्लियर है ना। और ये प्रेसिडेंशियल उसमें था। अब ये देखिए, और ये जो प्रेसिडेंट ने पूछा था इसे ही कहा जाता है थर्ड जजेस केस। अब आप बोलेंगे सर इसमें किसी ने किसी की याचिका तो दायर नहीं की है। दोस्तों याचिका दायर नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ने पूछा था और उनके रेफरेंस में इसका आंसर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये भी एक बात ही होती है कि भैया, क्योंकि यहीं से समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉलेजियम सिस्टम से चुना गया व्यक्ति या चुने हुए व्यक्ति के सुझाव को राष्ट्रपति वापस से पुनर्विचार के लिए भेज सकते कि भैया आप वापस से इस चीज़ को देखिए, इसीलिए इसे थर्ड जज केस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट जज केस कौन सा था? SP गुप्ता। सेकंड जज केस कौन सा था? वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वाला, ठीक है। तो पहले वाले में अपन ने क्या किया था? ट्रांसफर के ऊपर बात हुई थी, उसे खत्म किया था। दूसरे वाले में अपन ने क्या किया? मंत्रिपरिषद वाली चीजें खत्म करी और कॉलेजियम सिस्टम निकाल लिया। फिर कॉलेजियम सिस्टम पे हमारे KR नारायणन साहब जब राष्ट्रपति बने, उनने पलट करके 143 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए पूछ लिया कि भैया मैं अगर सहमत नहीं हूं तो क्या मैं आपके इसको वापस कर सकता हूं? तो फिर क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ आप इसे एक बार वापस कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों? तो बस ठीक है, लेकिन अगर दोबारा आया तो हम आपको इसे नियुक्त करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये देखिए, जो 1993 तक मंत्रिपरिषद सलाह देती थी किसी को नियुक्त करने की, वो भी इनजस्टिस था, क्योंकि भाई अगर सरकार ही अपने मनपसंद बंदों को जज बनाएगी तो न्याय तो पारदर्शिता नहीं रही, तो ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। लेकिन अब आप ये जो कॉलेजियम सिस्टम बना के बैठे हैं भाई, इनमें तो सुप्रीम कोर्ट के ही सारे जज हैं, बाहर का तो कोई है नहीं। तो भैया अगर मुझे किसी को ऊपर उठाना है या जो भी करना है तो फिर तो इसमें भी तो धांधली हो सकती है, तो ये भी तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है, ये भी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। इसीलिए अटल जी ने संविधान की समीक्षा के लिए संविधान समीक्षा आयोग बनाया, और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कोई और नहीं थे, वो थे MN वेंकट चलैया। MN वेंकट चलैया कौन थे दोस्तों? ये पूर्व CJI रहे, है ना। ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये खुद भी कॉलेजियम सिस्टम से ही थे, मतलब कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जब उस समय चल रहा था ये, उसी समय ये CJI भी बने थे और फिर रिटायरमेंट होकर गए थे। और फिर अटल जी ने इन्हें संविधान की समीक्षा के तहत जो संविधान समीक्षा आयोग बनाया उसका अध्यक्ष इन्हीं को बना दिया। और भैया ये क्योंकि इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को बहुत पास से देखा था, तो ये बहुत समझ रहे थे कि ये गलत चीज़ है, नेचुरल जस्टिस नहीं है, तो इन्होंने तुरंत ही जो है गलत ठहरा दिया कॉलेजियम को। देखिए जरा, खुद कॉलेजियम से थे, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए थे उसी से, लेकिन फिर उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को ही वो कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये पारदर्शिता नहीं है। जब एक ही जगह के लोग, वहीं की कम्युनिटी वहीं चुनेंगे, तो बाहर के लोग कैसे, कुछ हाथ तो है ही नहीं। तो ये तो भाई ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर एक ही को सारी चीज़ पावर दे दी जाएगी तो दिक्कत में आ जाती चीज़ें, है ना। तो ये एक दिक्कत चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दो आप, और इसकी जगह पर आप एक नई चीज़ शुरू करो। और उन्होंने पूछा क्या शुरू करें, तो हमारे वेंकट चलैया ने कहा कि आप शुरू करें जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। यानी कि जुडिशियल, देखिए मतलब देख रहे हैं, जुडिशियल यानी जजेस की अपॉइंटमेंट कमीशन बनाइए, इसकी स्थापना करिए। अब इनने बोला कि इसमें सदस्य कैसे रहेंगे, तो चलैया साहब ने कहा कि देखिए इसमें सदस्य जो रहेंगे वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नहीं होंगे, इसमें अभी जो आप बनाएंगे JAC यानी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसमें सरकार के भी लोग होंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, है ना। तो इतने लोग होंगे और फिर ये चुनेंगे, तो ये उनका सुझाव बढ़िया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको मालूम है ना कि 2000 में ये कमेटी बनाई गई, 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अब आता है दोस्तों 2012, इनकी रिपोर्ट को पढ़ा हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने,
ठीक है, जो पीएम बने उस समय पीएम रहे, उन्होंने देखा कि यार ये रिपोर्ट बढ़िया है, इन्होंने तुरंत बिना देर किए 120वां संविधान संशोधन, ये देखिए ये बिल है, ठीक है, बिल मालूम है ना, बिल है, जब तक पारित नहीं होता तब तक कानून नहीं होता है, इसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए, अगर मामला हाई कोर्ट का हो और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई बिल हो तो लोकसभा से तो पारित होगा, राज्यसभा से तो पारित होगा, है ना, यहाँ से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद फिर इसे राज्यों की विधानसभा से भी पारित होना होगा, है ना, समझ रहे ना आप, मतलब हमारे आधे राज्य इससे सहमत होने चाहिए, तब ऐसा होता है। इसमें जब भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बदलाव के लिए कोई बिल लाएंगे तो लोकसभा से पारित होना चाहिए, राज्यसभा से पारित होना चाहिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होनी चाहिए, और फिर हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी आधे राज्यों की सहमति, है ना, उनका अनुमोदन मिलना चाहिए, तब जाकर के ये पारित माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भैया 120वां संविधान संशोधन लेकर के आए, लोकसभा में इन्होंने रखा, लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने, मतलब इनका जो विपक्ष था उस समय, अब विपक्ष आपको मालूम है भाजपा जैसे ही लोग रहे, भाजपा थे उस समय, है ना, भाजपा या और भी भयंकर सारी पार्टियां थी जो उस विरोध में थी उस समय, तो उन्होंने एकदम भयंकर विरोध किया और इसे पास नहीं होने दिया, और 2014 में लोकसभा भंग हो गई, मतलब समझ गए ना, मतलब लोकसभा चुनाव हो गए और इनकी पार्टी गिर गई, सरकार कांग्रेस की, फिर भाजपा आ गई, आपको मालूम है एनडीए गवर्नमेंट आ गई, बहुत तेजी से मोदी जी गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है। तो अब आपको एक नियम पता ही होगा कि ये जो बिल था, ये जो पड़ा हुआ था संविधान संशोधन विधेयक, ये उसकी समीक्षा के लिए, जब भी जो बिल होता है, जो लोकसभा सरकार जो सरकार लेकर के आती है, अगर सरकार गिर जाती है तो वो बिल भी अपने आप समाप्त हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये बिल समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कि जैसे मनमोहन सिंह जी सरकार, मनमोहन सरकार जो है वो बिल लेकर के आई थी, लोकसभा में रखा, ठीक है, अगर मनमोहन जी की सरकार चली गई, अभी तक ये बिल रखा ही है, और इनकी सरकार अगर गिर जाए तो बिल अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट सुनिए, मनमोहन जी बिल लेकर के आए, लोकसभा से पारित करवा ली, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में गया ही है और मनमोहन जी की सरकार गिर गई, तो अब क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं दोस्तों, अब भले ही ये लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, लेकिन सरकार गिर गई, क्योंकि सरकार ये बिल लाई थी और पारित नहीं हो पाया, तो ये फिर से खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 120वां संविधान संशोधन पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर मोदी जी जब आए तो उन्होंने तुरंत ही 121वां संविधान संशोधन किया और इसी पर बनाया, है ना, उन्होंने 121वां बनाया और उन्होंने यही चीज़ करी, है ना, कि भाई अब हमें जो है JAC बनाना चाहिए, यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनानी चाहिए, तो उसी के खिलाफ 120वां तो खत्म हो गया था विरोध के चलते, मोदी जी लेकर के आए उसे 121 में, और उसे पारित भी करवा लिया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, हर तरफ से पारित हो गया, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बन गया 99वां संविधान संशोधन। अब आप बोलेंगे सर 121 संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन कैसे बन गया? देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे पास संशोधन रखे जाते हैं उनकी संख्या में, देखिए सारे संशोधन पास नहीं होते हैं, सारे संविधान संशोधन जितने भी रखे जाते हैं, वो जितने भी संविधान संशोधन विधेयक रखे जाते हैं, वो सारे के सारे कानून नहीं बनते हैं। तो उनमें क्या है कि नंबरिंग तो है ना, कि कौन कौन सा आया था, कभी कभी भले बीच में फेल हो गया हो, ठीक है, तो बहुत सारे संविधान संशोधन बीच में फेल हो जाते हैं, पारित तो बहुत कम होते हैं। तो पारित जितने हुए थे उनमें से अब तक 98 पारित हो चुके थे, 99वां ये पारित हुआ, तो इसलिए पारित होने के हिसाब से संविधान संशोधन में इसका नंबर 99 था, लेकिन रखे जाने के हिसाब से संविधान संशोधन ये 121वां था। ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना, पारित होने में ये 99वां संविधान संशोधन है, लेकिन रखे जाने में ऑल टोटल में ये 121वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो इसे 99वां संविधान संशोधन कहा गया, और इसके तहत भैया 3 आर्टिकल ये देखिए जोड़ दिए गए, 124A, 124B, 124C, ठीक है। इनमें क्या क्या रखा गया वो सब सुन लीजिए। 124A में साफ साफ कहा गया कि भैया भारत में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, NJAC, इसमें 6 मेंबर होंगे। कलेजियम में कितने थे? 5 थे, इसमें कितने रखे गए? 6। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मालूम है ना, कलेजियम सिस्टम में भी जो अध्यक्ष थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और 2 लोग सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे। आपको मालूम है ना, कलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके 4 लोग और थे, और वो कौन कौन थे? 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक। यहाँ पर क्या कहा गया? सिर्फ 2 एक्स्ट्रा रहेंगे। तो अब कौन रहेगा? CJI तो नहीं है, तो इनके पास 2nd और 3rd, मतलब 4th रैंक भी नहीं है, 5th रैंक भी नहीं है, ये तो गायब ही हो गए। अब सिर्फ 2nd, 3rd है। तो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतने ही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट से 3 लोग हैं, जिनमें से एक जो है क्या कहना चाहिए, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 2 जो उनके नीचे 2nd और 3rd आते हैं। अब ये तो 3 हो गए, 3 और कौन है भाई? 6 लोग चाहिए ना। तो एक जो है, एक है विधि मंत्री।
यानी कि ये बनाया गया कि जो भी विधि मंत्री बनेगा, लॉ मिनिस्टर बनेगा, वो खुद भी इसका सदस्य हो जाएगा। किसका? एनजेएसी का सदस्य अपने आप हो जाएगा। जिसको भी विधि मंत्री बनाया जाएगा वो अपने आप ही, इसे कहते हैं पदेन सदस्य, याद है ना? जैसे कि उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो पदेन मतलब जो राष्ट्र, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं इसीलिए वो राज्यसभा के सभापति हैं। और इसीलिए कोई विधि मंत्री है तो इसीलिए, क्योंकि वो विधि मंत्री है इसीलिए वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक मेंबर रहेगा, सदस्य रहेगा। तो ये तो 4 हो गए। अब 2 कौन है? ये 2 वो हैं दोस्तों जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो विधि में जानकार होंगे राष्ट्रपति की नज़र में। तो ये सारी बातें मतलब लिखी हुई है 124 में। 124B में क्या लिखा हुआ है? इसका कार्य लिखा हुआ है ना, कि आखिर इसका कार्य क्या है एनजेएसी का। तो इसका कार्य दोस्तों ये रहा, आपके सामने देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश करेगा। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश करेगा। किससे? प्रेसिडेंट से। समझ गया ना? ये चुनेंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में, और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के संदर्भ में भी राष्ट्रपति से यही लोग सिफारिश करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, वो तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट में तो हो सकता है कि भाई कोई बिलासपुर का तो उसे मैं जबलपुर पटक दूं, है ना, ऐसे करते हुए। तो इनके सब की सिफारिशों का काम किसका हो गया? ये सब कहाँ लिखा हुआ है? एनजेएसी का पूरा काम। ये 3 कार्य हैं, याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश, और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के संदर्भ में सिफारिश। इन तीनों की सिफारिश किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, और फिर उस हिसाब से प्रेसिडेंट अपना काम करेंगे। और इसी के सी में लिखा हुआ है 124C में कि संसद जो है कानून बना करके और जितने चाहे नियम इसमें जोड़ सकती है, वो सब ये सब कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हुआ क्या? अब आता है भैया 4th जज केस। याद है ना, तीसरा तो भैया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के उसमें था। 4th जज केस था भैया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। किसने किया 4th जज केस दायर? किसने किया? अगेन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इन्होंने ही किया, इन्होंने ही 3rd भी किया था, इन्होंने ही 4th भी किया, और फिर से भारत सरकार के खिलाफ किया। अब आप बोलेंगे इन्होंने किस मामले को चुनौती दी? इन्होंने इसी मामले को चुनौती दी है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये इस मामले को इन्होंने चुनौती दे दी। उन्हें लगता है कि ये गलत सिस्टम है। अब ये गलत क्यों है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका ये कहना है कि ये जो विधि मंत्री है, ठीक है, ये मंत्री परिषद में है ना, ये मंत्री परिषद में है दोस्तों। ठीक है, मंत्री परिषद में है ये। आप सपोज करिए, देखिए इसकी इस चीज़ को चुनौती किस मामले में दी गई है वो समझिएगा। इन्होंने ये कहा कि भैया आप ये गलत तरीका है, क्योंकि इससे तो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? इनने पहले सरकार से पूछा। सरकार, देखिए सरकार के खिलाफ है ना, तो सरकार ने बोला कि भाई ये सब कुछ सही है, ये किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करता, किसी भी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। सरकार ने पूछा ये बताइए कि इसमें फैसला कैसे होगा? सरकार ने कहा बहुमत से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत का क्या मतलब है? इनने बोला बहुमत का मतलब है 4-2, यानी कि अगर 4 वोट मिल गए तो ये बहुमत है। तो बोले अच्छा बढ़िया, तो मतलब बहुमत होने के बाद क्या होगा? उन्होंने बोला बहुमत होने के बाद ये चीज़ चली जाएगी राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त कर सकते हैं। और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट पूछती, मान लीजिए राष्ट्रपति को पसंद ना आए, वो वापस अगर भेज दे तो सरकार कहती है कि भैया पुनर्विचार के लिए आएगा अगर सर, तो फिर से पास करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप कैसे पास करोगे? फिर से क्या 4-2 करोगे? नहीं, इनने बोला सर इस बार पूर्ण बहुमत, सर्वसम्मत, यानी कि 6 के 6 वोट मिलेंगे। उनने बोला यही तो गलत है ना। अब कैसे गलत हुआ दोस्तों? अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ये गलत कैसे हो गया? जब 6 से करना है तो बढ़िया हो गया ना। नहीं, देखिए क्या हुआ, पहले 4 वोट मिले थे, आपको मालूम ही है, और 4 में से अब 4 मिले थे और 2 खिलाफ थे, और 2 में से हो सकता है कि एक विधि मंत्री हो। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब विधि मंत्री वो व्यक्ति होता है जो मंत्री परिषद में होता है। मंत्री परिषद यानी कि जो है मंत्री परिषद में है ना, मोदी जी की टीम में है। और अगर ये मंत्री परिषद में है तो आपको मालूम है ना, राष्ट्रपति जितनी भी काम करते हैं किसकी सलाह पर काम करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। भाई मान लो कि 4 के वोट के बाद कोई बंदा इनके पास नाम आया कि भाई इसको CJI बना दो, है ना। अब यहाँ ये देखिए परामर्श लेंगे कि क्या मैं इसे CJI बना दूँ? राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श लेंगे। मंत्री परिषद में बैठे हैं अपने विधि मंत्री जिन्होंने पास नहीं किया था, ठीक है, तो वो क्या दे देंगे? भाई उनकी तो पार्टी है ना, पार्टी तो उनकी बात मानेगी भी, तो वो बोल देंगे मत, इसको पास मत करो, ठीक है, इसको वापस नाम भेज दो। अब राष्ट्रपति बोलेंगे ठीक है वापस नाम भेज दूंगा, लेकिन मान लो वापस आया तो उनने बोला वापस आएगा ही नहीं। राष्ट्रपति ने पूछा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विधि मंत्री ने कहा कि मैं तो खुद विधि मंत्री हूँ, समझ रहे ना, मैं तो खुद उनमें से एक हूँ। अब जब दोबारा आएगा तो पूरे 6 चाहिए, जब मैं ही पास नहीं करूँगा तो ये कभी आएगा ही नहीं, और बस दोबारा ही तो आ सकता है। इसके बाद आप भेजोगे, समझिए ना, इसके बाद कहने का मतलब ये हो कि बस एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, दूसरी बार नहीं भेजा सकता है। और दूसरी बार पास होने के लिए उसको 6 के 6 मत चाहिए, और जब 6 ही नहीं मिलेंगे तो बंदा तो गया काम से,
है ना। अब वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाएगा। इसीलिए जैसे ही उन्हें ये समझ में आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अमेंडमेंट को रद्द कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए मैंने क्या क्या बोली आपसे बात, है ना। इतनी जटिलता से ये भरा होता है, तो ये याद रखिए। और ये जिसने काम किया था ये थे JS केहर साहब, है ना। इन्होंने ये संविधान पीठ अपनी बिठाई थी और उन्होंने ये सारी जांच की थी और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये गलत है, ये आधारभूत संरचना को ख़त्म करता है, इससे तो समझ गए ना कितनी बड़ी झोल हो सकती है, तो ये पूरा ख़त्म कर दिया। इसीलिए इसे 4th जज केस कहा जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर तो ये ख़त्म हो गया तो अब क्या बचा। सर कलेजियम तो ख़त्म कर दिया था और यही तो लेके आए थे NJAC, अब ये भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब जब ये भी ख़त्म हो गया, तो जब कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमने वापस से कलेजियम सिस्टम को जीवित किया और आज भी वही होता दोस्तों। और इसमें अब आप सोचेंगे सर इसमें सिलेक्ट कैसे होते हैं, इसमें वरिष्ठता के हिसाब से जो है जजेस चुने जाते हैं दोस्तों। वरिष्ठतम, है ना, जो भी वरिष्ठतम होंगे, मतलब आप समझ जाइए कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है। तो रैंक 1 वाला पहले बनता है, जब वो रिटायर होता है तो रैंक 2 बनता है, रैंक 3 बनता है। लेकिन कभी कभी तो हमने ये रैंक तोड़ी भी है। हमने क्या किया है, कभी कभी तो सत्यजीत रे देख रहे हो आप, और ये देखिए 2 बंदे हमने ऐसे नियुक्त किए जो कि इस कलेजियन सिस्टम को, यानी कि वरिष्ठता के इस क्रम को तोड़ते हैं। सबसे पहले तो हमने ये किया था अजित नाथ रे के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अजित नाथ रे आपको मालूम है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, आपको याद है SM सीकरी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय केशवानंद वाला भारतीय मामला आया था, केशवानंद भारती मामला आया था। इसमें जो है 7 6 13 जजेस की एक टीम बनाई गई थी, है ना। और 13 जजेस में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और इसी में ये अजित नाथ रे भी थे। अभी बहुत ध्यान सुनिएगा, अजित नाथ रे भी हैं और इसमें, और आपको मालूम है ना 7-6 से केशवानंद जी जीत गए थे। मतलब 7 लोगों ने केशवानंद के पक्ष में वोट किया और 6 लोगों ने जो है इसके विपक्ष में वोट किया था कि नहीं सरकार सही है, केशवानंद गलत है। और 7 लोगों ने माना कि केशवानंद सही है और सरकार गलत है, केशवानंद जी की ज़मीन उनको मिलनी चाहिए, ऐसा उनको कहा गया। अब आप देख रहे हो तो केशव जीत गया, सरकार हार गई। अब आपको क्या लगता है सरकार किसके पक्ष में होगी? इन 7 लोगों के पक्ष में होगी, सरकार 6 लोग के पक्ष में होगी। समझ गए ना। तो सरकार इनसे खुश थी क्योंकि ये इस फैसले के विरोध में थे। भाई ये सरकार के पक्ष में हुए ना, अगर केशवानंद के विरोध में वोट डाल रहे हैं तो ये सरकार के पक्ष में हुए और सरकार इनसे अट गए। तो आपको मालूम है दोस्तों कि इसी में ये जो 7 आपको दिख रहे हैं, है ना, इसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे SM सीकरी साहब भी थे। SM सीकरी साहब जब इसमें थे और ये जब फैसला आया था तो अगले दिन से वो जज नहीं रहे, उन्हें हटा दिया गया था, है ना। अब ये देखिए ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जब 7 लोगों का वोट पड़ा पक्ष में तो CJI भी थे उसी, और इसी में नंबर रैंक 2, नंबर रैंक 3, नंबर रैंक 4, ये सब के सब थे। लेकिन सरकार इनके खिलाफ थी क्योंकि इन्होंने केशवानंद भारती का जो है साथ दिया, सरकार का साथ नहीं दिया। लेकिन 6 में ही आते थे अजीत नाथ रे और ये इनकी रैंक नंबर 5 है जजेस की उसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 तो इधर आ गए, तो जो बचे वो नंबर 5 इधर चले गए और सरकार इनसे खुश थी। और यहाँ देखिए ज़रा मामला कब का है, ये कब चल रहा है, 1973 है दोस्तों, ये 1993 नहीं आया है अभी, है ना, कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम नहीं होगा। ये 1973 था और इस समय तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम होता था, आपको पता ही है। तो मंत्रिपरिषद ने देखा कि भैया अच्छा तो तुम साथ हमारा विरोध करोगे तो ठीक है, हम तुम में से किसी को नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने फिर राष्ट्रपति को किसकी सहमति दी दोस्तों? इन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश की अजित नाथ रे की, और अजित नाथ रे को फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। और ये पहली बार ऐसा हुआ 1973 में केशवानंद भारती मामले में। देखिए ज़रा क्या क्या नहीं हुआ था। और ये देखिए पहली बार हमने रिदम तोड़ दिया कि हमने रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 को नहीं बना करके रैंक 5 को बनाया। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमने किया। दूसरी बार हमने ये काम किया 1977 में, ठीक 4 साल बाद, हामिदुल्ला बेग के टाइम पे। अब ये क्या मामला था दोस्तों, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। हामिदुल्ला बेग कैसे बन गए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देखिए हुआ क्या दोस्तों कि 1975 में जब आपातकाल लगवा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, तो और आपातकाल में उन्होंने उन लोगों को जेल में डाल दिया था अवैध रूप से जो लोग उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब आपको मालूम है पार्टी है, विरोध करती है गलत चीज़ों का, तो वो विरोध करे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो बहुत सारे हाई कोर्ट ने जो है हैबियस कॉर्पस दोस्तों क्या होता है, जब आप किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेते हैं तो अवैध रूप से गिरफ्तारी से बचाने के लिए हैबियस कॉर्पस, मालूम है ना, याचिका होती है जो आपके मौलिक अधिकारों में दी गई है कि किस हक से आपने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये हैबियस कॉर्पस जो है, हमारे 12 न्यायालय थे उस समय,
है ना। उस समय 77 की बात कर रहा हूँ, उस समय 12 न्यायालय थे, हाई कोर्ट्स थे, सब ने हैबियस कॉर्पस के पक्ष में कहा कि भैया ये गलत बात है, इनकी गिरफ्तारी गलत है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि इनकी सरकार इनसे नाखुश थी कि ये तुम लोग गलत कैसे बोल रहे हो, भाई इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आप बोल रहे हो कि ये गिरफ्तारियाँ गलत है, तो सरकार इनसे चिढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट तो उस समय उनके अंडर में ही था, आपको मालूम है ना उस समय तो, हाँ भाई, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही तो सारे जजेस बन रहे थे। तो इनने भैया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में वोट दे दिया। लेकिन क्या इतना आसान था? नहीं। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भैया पीठ गठित कर दी और पीठ में मतलब उन्होंने एक बेंच बना दी और बेंच में 5 मेंबर रखे गए और उनमें से बनी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे। तो एक थे CJI, है ना, और बाकी के 4 अलग। ठीक है दोस्तों, और आपको मालूम है कि इस समय CJI कौन है? इस समय CJI है अजीत नाथ रे, मालूम है ना आपको, बना ना 1973 में ये बन गए, तो 1970 ही तो चल रहा था, अभी ये बने ही हुए हैं। अजीत नाथ रे CJI थे, 5 मेंबर की टीम गठित हुई और आप यकीन नहीं मानेंगे, अब ये देखिए इनने क्या किया, इन लोगों ने 5 लोगों ने पक्ष में वोट दिया। ठीक है, पक्ष में वोट दिया। ये देखिए अजित राथ रे तो भैया आपको मालूम ही है, पहले भी सरकार के पक्ष में थे तो अभी भी सरकार के पक्ष में, तो इन्होंने सरकार के पक्ष में ही वोट दिया। ठीक है, और इसी में थे हमारे रैंक नंबर 3 हामिदुल्ला साहब। लेकिन जो हमारे रैंक नंबर 2 थे जिन्होंने विरोध किया वो विपक्ष में थे और एक ही विपक्ष में था, बाकी सब साथ में थे। इसीलिए आप देख रहे हो, तो क्या अब आपको लगता है कि सरकार इस रैंक नंबर 2 को चुनेगी? बिल्कुल नहीं। अब वो किसकी सिफारिश कर देगी? रैंक नंबर 3 हामिदुल्ला साहब की। इसी वजह से दोस्तों 2 बार ऐसा हुआ कि हमने क्रम तोड़ा है, वरना अब तक सारे वरिष्ठ जज ही बनते थे। तो हमने 2 बार क्रम तोड़ा, एक बार अजित रे साहब के टाइम पर और एक बार हामिदुल्ला जी के टाइम पर। ठीक है, और ये वो टाइम है जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस चुने जाते थे। ठीक है, इन्हीं सबको देखते हुए 1993 में फिर इस चीज़ को खत्म किया गया। SP गुप्ता जी आए, है ना, फर्स्ट जज केस आया, फिर सेकंड जज केस आया, कलेजियम के, समझ रहे हैं दोस्तों आप। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। चलिए अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। देखिए सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले व्यक्ति कौन है भारत के? वो है YV चंद्रचूड़, है ना, YV चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिएगा, YV चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले केवल 17 दिन रहे ये, और ये है कमल नारायण सिंह। ठीक है, कमल नारायण सिंह जी सिर्फ 17 दिन तक रहे। क्लियर है दोस्तों। और ये देखिए एक है के सुब्बा राव, ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद होनी चाहिए। के सुब्बा राव एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि रिटायर होने के बाद इन्होंने इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव तक लड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए के सुब्बा राव ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। लेकिन एक और जज हैं हमारे VR कृष्णन अय्यर, ये भी तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, के सुब्बा राव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन कृष्णा अय्यर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। ये सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज थे, है ना। जज होने में और चीफ जस्टिस होने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। ठीक है, ये जज थे लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। तो आपसे पूछा जाए कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एकमात्र ऐसा कौन है जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा इस्तीफा दे करके, तो वो सुब्बा राव है। और पूछा जाए कि वो पहला जज जिसने ये किया, तो जज बोला जाए तो कृष्ण अय्यर लगाइए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बोला जाए तो सुब्बा राव लगाइए, दोनों नहीं लड़ा है। और दोस्तों एक सबसे खतरनाक नाम लेने वाला हो KS हेगड़े साहब। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये राज्यसभा के मेंबर थे, सांसद थे, सांसद से हट करके ये आए सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। देख रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, लेकिन क्योंकि वरिष्ठता के हिसाब से इन्हें CJI नहीं बनाया गया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर ये कर्नाटक से लोकसभा का चुनाव लड़े और फिर सांसद बने, और लोकसभा में जाकर के लोकसभा में फिर ये स्पीकर यानी लोकसभा के स्पीकर भी बने। तो देख रहे हैं आप, पहले राज्यसभा के सांसद, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज, और फिर जाकर के फिर लोकसभा से सांसद और एक टाइम पे स्पीकर भी बन गए। ठीक है दोस्तों, और फिर ये तो मैंने आपको ये नाम बता ही दिया था P सदाशिवम के बारे में कि ये P सदाशिवम और फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश हैं, और ये जब रिटायरमेंट लेती तो ये तमिलनाडु की राज्यपाल बनाई गई। और P सदाशिवम ये 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे। ठीक है दोस्तों, और इनके रिटायर होने के बाद जब रिटायर हो गए तो ये केरल राज्य के राज्यपाल बनाए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 फैक्ट भी। ठीक है, और शपथ के बारे में बात करवा दूँ आपसे। देखिए शपथ आपको मालूम है प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे, अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति दिला सकता है, वो जिसे मनोनीत करेंगे वो व्यक्ति उन्हें दिला सकता है। तो होता ये कि CJI को वो शपथ दिला देते हैं और फिर CJI जो बाकी 30 जज हैं उनको शपथ दिलाते हैं। शपथ किस बात की खाते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की, बस इतना ही ध्यान रखिए और तो कुछ नहीं। हाँ, वेतन ऐसा है कि इनकी जो वेतन आती है वो संचित निधि से आती है, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं इसे, है ना, संचित निधि से इनकी वेतन आती है, सारी चीज़ उसी में भारित होती है। अब ये भारित क्यों कहते हैं, है ना, इंग्लिश में चार्ज्ड कहते हैं।
इनकी जो वेतन भत्ता है वो सब कुछ संचित निधि पर भारित होता है। अभी भारित का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, भारित का मतलब ये होता है कि इनके वेतन के मामले में बहस तो हो सकती है, लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता है ना। बहस करने का मतलब हाँ भाई ये वो हो, खूब बहस कर लो, मतदान नहीं करवाओगे। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये चीफ ये जजेस हैं, ये न्यायाधीश हैं, न्याय का काम करते हैं, लोगों को न्याय देते हैं ये। अगर इनके वेतन के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये दबाव में आ सकते हैं, न्याय अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी हालत में जब तक ये पद पर रहते हैं, इनकी वेतन के साथ कभी भी कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं होता। देखिए दोस्तों, मैं हानिकारक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, है ना, यानी कि पद पर रहते हुए कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है लेकिन हानिकारक नहीं होता। उनको हानि नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो स्वतंत्र होने चाहिए, तभी तो वो फैसला अच्छा दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनके में वोटिंग नहीं कराई जाती है, सिर्फ बहस होता। तो याद रखिए दोस्तों, कोई पूछ ले जाएगी कि इनके वोटिंग होती है सांसदों के वेतन में? नहीं, इनके वोटिंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बस ये यहीं पर ख़त्म होता है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वारंट जारी होता है इन 4 पोस्ट के लिए होता है, और पद में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, जब भी जितने भी हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं, है ना। देखिए, लाभ का पद राज्यपाल का पद नहीं होता है ना। केंद्र सरकार में जो मंत्री होते हैं वो भी नहीं हो सकते, और राज्यसभा में जो होते हैं वो भी नहीं हो सकते, विधानसभा में जो होते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये कोई भी लाभ का पद नहीं है। तो इसलिए ये बन सकते हैं, लेकिन और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो किसी भी न्यायालय में वकील कुछ नहीं बन सकते हैं। समझ गए ना, अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।